Hello students, welcome to Arith Leads to Infinity. I am Chinmay Padi, your biology mentor. Students, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे what are macronutrients, what are micronutrients and what are the criteria for essential mineral nutrients. जो मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग डिस्कस किए थे, आपका 9 मैक्रो एलिमेंट्स एंड 8 माइक्रो एलिमेंट्स. अब उस मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स को मिलाकर जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट बनता है, उस एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट का रोल क्या है, मेजर रोल ऑफ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, अब हम इसका में डिस्कस करेंगे. ओके, अब ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ये बहुत सारे आपके प्लांट के मेटाबॉलिज्म एंड वेरियस फंक्शंस में प्ले करते हैं वाइटल रोल्स. ओके, तो क्या क्या ये रोल प्ले करते हैं हम एक एक करके विस्तार रूप में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला जो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी. ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ये प्लांट बॉडी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो आपका मैं पहले क्लास में ही बोला था, जो फ्रेमवर्क एलिमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. The elements, particularly carbon, hydrogen, oxygen, construct the plant body by entering into the constitution of the cell wall and protoplasm. आपका ये जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं, आपके सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म में एंट्री करते हैं. सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म में एंट्री करते हैं और ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं. जब आपका सेल वॉल बनता है, सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है एंड प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है. अब ये क्या करते हैं, दे आर देयरफॉर रेफर्ड टू एज फ्रेमवर्क एलिमेंट. ये आपके मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट. ये वाला पॉइंट में अंडरलाइन कर दिया हूं यहाँ पे. Besides which in the sense कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी का जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, ये भी आपके एंटर करते हैं प्रोटोप्लाज्म में. दे आर ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. दे आर डिस्क्राइब्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स. ये आपके सेल वॉल में नहीं रहते हैं, ये आपके सिर्फ प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स. समझ में आया. कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी में आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या रोल है, एंड यहाँ पे याद रखने का एक पॉइंट है, दैट इज फ्रेमवर्क एलिमेंट. कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लेता है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स. ओके, अब जो सेकेंड वाला पॉइंट है, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन होगा, मान के चलिए अगर कुछ भी मिनरल एलिमेंट्स आपके सेल के अंदर गया, तो वो क्या किया, आपका सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन आपका वो क्या इंक्रीज किया. अब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब पानी भी बाहर आएगा और उसी हिसाब से आपका क्या होगा, पानी आपका बाहर से अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, उसी हिसाब से आपका क्या होगा, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन भी आपका मेंटेन हो गया. अब ये देखिए, वेरियस मिनरल्स प्रेजेंट इन द सेल सेप इन ऑर्गेनिक फॉर मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल. इन द सेंस से क्या बोल रहा है, आपका जो सेल सेप में इधर ऑर्गेनिक फॉर्म में और इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो भी आपका मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके सेल के अंदर जाके आपका ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को मेंटेन कर लेता है. ये चीज हम पहले चैप्टर जो मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो उतना समझने का अभी जरूरत नहीं है. अब जो थर्ड वाला पॉइंट है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द साइटोमेम्ब्रेन. यहां पे आप याद कीजिए, ट्रांसपीरेशन में मैं पहले से आपको बोला था, ट्रांसपीरेशन में आपका क्या होता है, ट्रांसपीरेशन पूल में जब H+ एंड K+ का एक्सचेंज हुआ गार्ड सेल और आपके एसेसरी व सब्सिडियरी सेल से, तब मैं क्या बोला था, गार्ड सेल में जो K+ आता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टर्जिडिटी. क्लियर. अब यहाँ पे क्या क्या मिनरल आयंस का रोल है,
particularly Ca2+, K+ and Na+. That means sodium, calcium, potassium and sodium maintain the permeability of the cytomembrane, that means cell membrane. अब ये क्या करते हैं ना, ये आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर उधर जा सकते हैं और ये आपका मेंटेन करते हैं परमिएबिलिटी. दैट मींस परमिएबिलिटी मींस अलाउ ए मिनरल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड एंटर इनटू द सेल. That permeability is maintained by calcium, sodium and potassium. समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है? That is influence the pH of the cell cell. अब यहां पे एक पॉइंट नोटिस करना, pH सेल सेल का कितना है? 5.5 है. That is acidic, क्योंकि लेस देन 7 है. क्लियर? अब इस पीएच को कैसे आपका मिनरल न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट करता है? अब जितने भी आपके आयन है वो दो फॉर्म में आपके मिलते हैं, एक काटायन और एक आनायन. अब काटायन मतलब क्या है? वो आपका जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लॉस होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? काटायन. अगर गेन होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? एनायन. अब काटायन आपका क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज. एनायन आपका नेगेटिवली चार्ज है. क्लियर? अब ये जब आयन आपके एंटर करते हैं सेल सेल के अंदर तो ये क्या करते हैं? आपके पीएच को इन्फ्लुएंस करते हैं. समझ में आया? अब सेकंड वाला क्या है? दैट इज कैटालिसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. कैटालिसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन में ये क्या करते हैं ना, सेवरल एलिमेंट्स, ये आपके मेटाबॉलिक कैटालिस्ट. यहां पे एक चीज समझना, दैट इज कैटालिस्ट. कैटालिस्ट क्या है आपका? जो आपके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिनके प्रेजेंस में आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट. अब मेटालिक कैटालिस्ट क्या है? जिस कैटालिस्ट में आपका मेटल प्रेजेंट रहता है हम इसको क्या बोलते हैं? मेटालिक कैटालिस्ट. और ये जो मेटालिक कैटालिस्ट यहां पे मैं लिखा हूं, सेवरल एलिमेंट्स पर्टिकुलरली आपका हो गया आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एंड क्लोरीन, ये आपके मेटालिक कैटालिस्ट के द्वारा काम करते हैं. मेटालिक कैटालिस्ट के हिसाब से काम करते हैं किसमें? बायोकेमिकल रिएक्शंस में. अब समझ में आया मेटालिक कैटालिस्ट क्या है? 6th पॉइंट जो है दैट इज टॉक्सिक इफेक्ट्स. टॉक्सिक इफेक्ट्स इन द सेंस क्या है? मिनरल्स जो है आपके नॉर्मली माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज ट्रेस एलिमेंट्स. अब इन ट्रेस एलिमेंट का क्या होता है? क्रिटिकल लेंथ रहता है. क्रिटिकल लेंथ मतलब क्या है? जब इनका जरूरत जितना है अगर उससे ज्यादा हो गया, ज्यादा आपके सेल के अंदर आ गया तो ये क्या करते हैं? उनके टॉक्सिक इफेक्ट जानते हैं. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल लेंथ. उससे कम होने से भी आपको दिक्कत है और ज्यादा होने से भी आपको प्रॉब्लम होगा. क्लियर? अब ये जो टॉक्सिक इफेक्ट किस किस मिनरल एलिमेंट का रहता है? आपका नॉर्मली हो गया कॉपर, इससे इनका क्या होता है? इम्पैक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द प्रोटोप्लाज्म अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. क्लियर? टॉक्सिक दैट मींस हार्मफुल. लास्ट पॉइंट जो है दैट इज बैलेंसिंग फंक्शन. Some minerals or their salts act against the harmful effect of the other nutrient, thus balancing each other. अगर मान के चलिए कि कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स का हार्मफुल इफेक्ट प्रोटोप्लाज्म के अंदर पड़ता है, तब उन हार्मफुल इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए वैसे भी कुछ मिनरल है और उनका सॉल्ट्स है, वो क्या करते हैं? उस हार्मफुल इफेक्ट को बैलेंस कर लेते हैं. ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? स्पेसिफिक रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. यहां पे हम क्या करेंगे? एक एक आपका मिनरल न्यूट्रिएंट जो है, जितना भी आपका 17 है टोटल मैक्रो एंड माइक्रो का, हर चीज का आपका सोर्स, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स मिला के एकदम डिस्कस कर लेंगे. एनसीईआरटी में आपका क्या है? पहले आपका रोल के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद एक ही साथ में डेफिशिएंसी सिम्टम्स वहां पे लिख दिया, लेकिन उतना डिटेल उसमें नहीं दिया है. तो डिटेल जाने के लिए हम
एक एक मिनरल न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड सोर्स एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब ये जो पहले में यहाँ मैं लिखा हूं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका भी डिस्क्रिप्शन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, उसमें आपका नाइट्रोजन से शुरू किया। अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये आपके मिनरल एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है क्योंकि ये आपके सॉइल में नहीं मिलते, समझ में आया। लेकिन ये आपके इंडिस्पेंसिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या है आपका हाईली एसेंशियल, हाईली एसेंशियल हम क्या बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल, समझ में आया। अब ये जो दीज थ्री एलिमेंट्स दो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मिनरल एलिमेंट्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज दे आर हाईली एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। क्यों हाईली एसेंशियल है? आपका जो 94% ड्राई वेट है वो किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन together constitutes about 94% of the total dry weight of the plant. Total dry weight का 94% आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। अभी जो कार्बन है ये कार्बन आपको कहां से मिलता है? कार्बन इज मेनली obtained from CO2 that is present in the atmosphere, whereas hydrogen and oxygens are obtained from the water that is present in the soil. Apart from that, some amount of oxygen is also obtained from the atmosphere. Okay? अब देखो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ पहले से, कार्बन is obtained from the CO2 present in the atmosphere. It is essential for carbohydrate and fat synthesis. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट सिंथेसिस के लिए कार्बन का जो रोल है बहुत एसेंशियल है। Like that, hydrogen and oxygen would be obtained from water, which is absorbed by the plant from the soil, and some amount of oxygen is also absorbed from the atmosphere. समझ में आया? अब हम डिस्कस करेंगे क्या? That is the second one, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रोल है वो पता चल गया। अब नाइट्रोजन क्या है? मैं पहले ही बोला था हम एक एक एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स का सोर्स, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन का जो चीप सोर्स है, आपका जो प्लांट है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो वो इसीलिए उस नाइट्रोजन को कुछ आपके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो आपके सॉइल में नाइट्रोजन को अवेलेबल करते हैं ताकि प्लांट यूज कर सकता है। तो वैसा नहीं कि डायरेक्टली वो नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगा, वो नाइट्रोजन आपका सोडियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में रहता है। दैट इज नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, दैट इज NO3 माइनस, एंड दैट नाइट्रेट आपका प्लांट यूज करता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो मेजर सोर्सेस है नाइट्रेट आयन का वो है आपका सोडियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। क्लियर? अब फंक्शंस क्या है? नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। H क्लोरोफिल। आपका जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन किससे बनता है? दैट इज एमिनो एसिड से। अब जो एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है क्या है आपका? इसमें एक एमिनो ग्रुप रहता है एंड एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है। एमिनो ग्रुप दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? समझ में आया? उस हिसाब से आपका प्रोटीन का बन गया, नाइट्रोजन का रोल क्या पता चल गया। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? आपका नाइट्रोजनस बेस रहता है। जो नाइट्रोजनस बेस है क्या है आपका? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, दो टाइप के आपके नाइट्रोजनस बेसिस है। तो वो न्यूक्लिक एसिड में आपका नाइट्रोजन का रोल क्या है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन से हमको मालूम पड़ सकता है। उस हिसाब से विटामिन एंड मेनी अदर न्यूक्लिक मॉलिक्यूल्स में भी आपका नाइट्रोजन का रोल बहुत रहता है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरियस हॉर्मोन्स, कोएंजाइम्स एंड एटीपी। आपके जो हॉर्मोन्स रहता है, ग्रोथ हॉर्मोन्स रहता है, एंड जो कोएंजाइम्स रहता है जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, और एटीपी में भी आपका नाइट्रोजन
का रोल बहुत ज्यादा रहता है। एंड देन जो थर्ड पॉइंट है, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड इन ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन। दैट मीन्स अगर जनरली हम एक वर्ड में कहना चाहें, दैट मीन्स नाइट्रोजन प्ले ए मेजर रोल इन ऑल मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट। अब ये जो रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स क्या है आपका, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका नाइट्रोजन। देन सेकेंड वन है आपका रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड इन ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन भी आपका नाइट्रोजन एक मेजर रोल प्ले करता है। अब इस नाइट्रोजन का जितना भी हम डिस्कस किए सोर्स एंड फंक्शन में, अगर डेफिसिट हुआ दैट मीन्स जितना चाहिए उससे कम हुआ नाइट्रोजन, तब क्या क्या आपका डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट दिखाता है। तो पहला वाला जो है दैट इज इम्पेयर्ड ग्रोथ, दैट मीन्स जो प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। सेकेंड क्या है आपका, येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। आपका जो पत्ता है, लीफ है, वो क्या होगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका लीफ को ग्रीन कलर में रहने के लिए कौन सा पिगमेंट हेल्प करता है, दैट इज क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। अब थर्ड में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंथोसियानिन्स, पिगमेंटेशन इन वेन, समटाइम्स इन पेट्यूल्स एंड स्टेम। यहाँ पे आपका क्या है, एक पिगमेंट है जिसका नाम है एंथोसियानिन। वो एंथोसियानिन पिगमेंट आपका लाइट पर्पल कलर पैदा करता है। अब वो एंथोसियानिन पिगमेंट का अगर डेवलपमेंट हुआ, आपके वेन में क्या होगा, लाइट पर्पल एंड स्टेम में भी आपका लाइट पर्पल कलर दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ ग्रीन। अब जो चौथा पॉइंट है दैट इज डिलेड और कंप्लीट सप्रेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। आपका जो प्लांट है, प्लांट का पर्टिकुलर टाइम में आपका फ्लावरिंग होता है एंड पर्टिकुलर टाइम में आपका फ्रूटिंग होता है। वहां पे फल शुरुआत, फल जो है फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब ये अगर डेफिशिएंसी हुआ नाइट्रोजन का, तब क्या होगा, ये सही टाइम में आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग नहीं होगा, ये आपका डिले कर देगा। अगर जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा कम हो गया तो ये कंप्लीटली फॉर्मेशन होना ये फ्लावर और फ्रूट का बंद कर देगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज फास्फोरस। अब फास्फोरस में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बट यहां पे क्या होता है, प्लांट्स डू नॉट ऑब्जर्व ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स either from solid और solution फेज ऑफ द सॉइल। ये आपका ऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑब्जर्व नहीं करता है। तो फिर कैसे ऑब्जर्व होता है, ये जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये आपका क्या होता है, डिकम्पोज होता है। दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिकम्पोज किसके थ्रू में होता है, आपके डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है। और आपका जितना भी डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है वो आपका क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में ये क्या बनाते हैं, इट इज मेड अवेलेबल टू प्लांट्स इन सॉइल। आफ्टर डिकम्पोजिशन ये आपके अवेलेबल होते हैं सॉइल में। सॉइल सॉल्यूशन कंटेन्स फॉस्फोरस इन इनऑर्गेनिक फॉर्म्स एज द फॉस्फेट आयन obtained as H2PO4 and HPOR-2-। क्लियर, ये दो फॉर्म में आपके अवेलेबल रहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इट इज प्रेजेंट abundantly in the growing and storage organ। जितने भी आपके ग्रोइंग ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन में, उनमें बहुत ज्यादा तरह से आपका मिलता है क्या, फॉस्फोरस। इट प्रमोट्स हेल्दी रूट ग्रोथ एंड फ्रूट राइपनिंग। ये आपके रूट के ग्रोथ में, हेल्दी रूट के ग्रोथ में आपका हेल्प करता है। आपका जो फ्रूट है, फ्रूट के राइपनिंग में भी हेल्प करता है। प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी आपके जो आपको बायोमोलिक्यूल्स में
आप लोग पढ़ोगे दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट रहते हैं। इट प्लेस एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। आपकी जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है यहाँ पे इनका रोल जो है हाईली एसेंशियल है। एंड जो आखिरी वाला फंक्शन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। जितने भी आपके फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होता है सब में आपका फास्फोरस का जरूरत पड़ता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस। अब यहाँ पे क्या क्या डेफिशिएंसी होता है फास्फोरस की कमी होने से। पहले आपका जो लीफ है, लीव्स बिकम डार्क ग्रीन हो जाएगा आपका लीफ, और पर्पल कलर का भी हो जाता है। सेकंड क्या है ना, कुछ कुछ टाइम में क्या होता है आपका जो एंथोसियानिन पिगमेंट है उसकी डिपोजिशन के होने के कारण आपका जो वेइन होता है लीफ का वो आपका नेक्रोटिक हो जाता है। दैट मीन्स डार्क ब्राउन इन कलर, डार्क ब्राउन इन कलर। दैट नेक्रोटिक और नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज लोकलाइज्ड ऑफ द डेथ ऑफ द सेल। अगर सेल का डेथ हो जाता है और वो एग्रीगेट हो जाता है एक पॉइंट में, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक रीजन, एंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। और प्रीमेच्योर लीफ फॉल होता है आपका अगर सल्फर का फास्फोरस का डेफिशिएंसी होता है। प्रीमेच्योर लीफ फॉल इसका मतलब क्या है, आपका लीफ मेच्योर होने से पहले ही पत्ता झड़ जाता है प्लांट से। अब ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है सिकल लीफ डिजीज, ये थोड़ा नोटिस करना। आपका जो प्लांट है दैट इज ब्लैक पेपर हो गया, ये पर्टिकुलरली कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, लीफ जो है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है और वो साइज आपका कन्वर्ट हो जाता है सिकल सेल की तरह, इसीलिए हम डिजीज को क्या बोलते हैं, सिकल लीफ डिजीज। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज सल्फर। सल्फर आपके प्रेजेंट रहता है सल्फेट के फॉर्म में। क्लियर, नॉर्मली आपके जो इंडस्ट्रियल एरिया से वो दो फॉर्म में आपके मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। It is the maybe the main source of the sulfur fixation. Clear? और फंक्शन क्या है, it is a constituents of various amino acid। amino acid में आपका भी ये सल्फर कंटेनिंग amino acid एक कॉलम बना हुआ है पहले से। तो सल्फर आपका amino acid प्रेजेंट रहता है। It increase the nodule formation in roots of leguminous plant। आपका जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो लेग्यूमिनस प्लांट के जो नोड्यूल बनता है, नोड्यूल मतलब जहां पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उस नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है क्या आपका सल्फर। इट इज रिमोबिलाइज्ड ड्यूरिंग सीनेसेंस। ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखना। रिमोबिलाइज्ड इन द सेंस क्या है, सीनेसेंस में आप जितना अगर जो पार्ट है आपका डेथ हो जाता है प्लांट का, अब ओल्डर लीव्स हो गया और ओल्डर स्टेम हो गया, तो उस पार्ट में आपका जो सल्फर प्रेजेंट रहता है वो रिमोबिलाइज हो जाता है आपके यंग पार्ट को, यंग स्टेम एंड यंग लीफ को वो रिमोबिलाइज, दैट मींस ट्रांसफर हो जाता है। उस चीज को हम बोलते हैं क्या, रिमोबिलाइज। समझ में आया? अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या है, पहला वाला जो पॉइंट है, लीफ टिप्स एंड मार्जिन्स रोल डाउनवर्ड्स। दैट मींस आपका जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट टी प्लांट में आपका है, वो जो पत्ता है वो नीचे की तरफ से राउंड 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 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, रोल डाउनवर्ड्स। डिलेड इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ये भी एक कॉमन फीचर हो गया आपका डेफिशिएंसी सिम्टम्स का। फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग में वो डिले करेगा। एपिकल ग्रोथ इज रिटार्डेड व्हेयरएज प्रीमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड स्टार्ट्स। आपका क्या होता है, जो एपिकल ग्रोथ होता है मतलब अपर वाला पार्ट में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होगा अगर आपका डेफिशिएंसी हुआ सल्फर का। लेकिन प्रीमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड स्टार्ट्स, आपका जो लेटरल बड दैट मींस बड से जो ब्रांचेस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल बड, उसका आपका डेवलपमेंट शुरू होता है। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट डेफिशिएंसी का, दैट टी येलो डिजीज इज कॉज्ड इन टी प्लांट्स। टी प्लांट्स में खास करके एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं टी येलो डिजीज। ये डिजीज आपके सल्फर की डेफिशिएंसी में होता है टी प्लांट में। क्लियर? अब तक हम क्या क्या डिस्कस किए, रोल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो आपका
मैक्रोन्यूट्रिएंट से एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट से। समझ में आया? ये जो जितना भी इस क्लास में मैं डिस्कस किया हूं और अगले क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा, जो बचा हुआ जितना आपका मिनरल न्यूट्रिएंट, सबका एक नोट में बना दिया हूं। वो आपके यूट्यूब के जो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आरिथ लीड्स, and don't forget to click the bell icon. Thank you.